अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे में। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल वक्तन फ़वक्तन बदल रही है। गो के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं अपोजिशन के और हुकूमत के। पहला इजलास भी हुआ, दूसरा इजलास 2 जनवरी को होना है। वज़ीर आज़म साहब ने भी इसको अप्रीशिएट किया, बाकी सियासी अकाबरीन ने भी इसको अप्रीशिएट किया। लेकिन जैसे ही ये कल मुज़ाकरात का इजलास कंक्लूड हुआ, उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर से एक अजीब व गरीब सी गुफ्तगू शुरू हो गई। किसी ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी के पास तो मैंडेट ही नहीं, किसी ने यह कहा कि इतनी जल्दी क्या थी मुज़ाकरात की, बाकी अकाबरीन क्यों नहीं आए। सवाल यह है कि अगर अपोजिशन मुज़ाकरात की टेबल पर आ ही गई है और बानी तहरीक इंसाफ का मैंडेट उनके साथ है, तो फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से मरकज़ी लीडरशिप क्यों मुखालफत कर रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि मरकजी लीडरशिप चाहती ही नहीं मुज़ाकरात के ये रास्ता हमवार हो, या अंदर की ग्रुपिंग जो है वो अपने अपने ताई अपनी अपनी ख्वाहिश को परवान चढ़ाने के लिए मुखालफतें कर रही है। लेकिन बहरहाल हतमी फैसला तो बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से ही होना है कि मुज़ाकरात को किस हद तक लेके जाना है और मुज़ाकरात से क्या कंक्लूड होगा। मुज़ाकरात की कंक्लूजन उस वक्त सामने आएगी जिस वक्त अपोजिशन बाज़ाब्ता तौर पर चार्टेड ऑफ डिमांड देगी और उसके बाद फिर 2 जनवरी से ऑनवर्ड उनके ऊपर गुफ्तगू शुरू होगी। ये तहरीक इंसाफ के अंदर मुज़ाकरात को लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों आ रही हैं, इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो इकट्ठे चलते भी नहीं, जो इलादा होते भी नहीं, जिनकी अजीब सूरत हाल है, और पावर शेयरिंग फार्मूले का तकरार जो है वो तो तवातुर से हम सुन रहे हैं, लेकिन वो पावर शेयरिंग फार्मूला है क्या। क्या पीपल्स पार्टी सिर्फ इस हद तक पावर शेयरिंग फार्मूले में आना चाहती है कि उनके जहां से एमएनएज या एमपीज जीते हुए हैं वहां की एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मर्जी की लगाई जाए, या सूबाई काबीना में और मरकजी काबीना में भी वो हिस्सा लेने को तैयार है। क्या पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी इंतजामी पावर लेना चाहती है या पॉलिटिकल पावर में भी आना चाहती है, जबकि नून लीग इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। पहले दिन से वज़ीर आज़म तवातुर के साथ सदर पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ये कह चुके हैं कि आप काबीना का हिस्सा बनिए, आइए मिल के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन काबीना का हिस्सा बनने में कौन सी चीज़ रुकावट है, इसके ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेवलप हुई कि अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से पहले पाकिस्तान के जो दिफाई निज़ाम है, चोरी हथियार है, उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, उसके ऊपर बातें की गई, फिर कुछ कंपनीज़ के ऊपर पाबंदी का मामला भी सामने आया। अब जब मिलिट्री कोर्ट्स ने 9 मई के मुजरिमान को सजाएं दी तो उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात है। अमेरिका को चोरी हथियारों के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात है, फ़ौजी अदालतों की सज़ाओं पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन अमेरिका को अगर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है तो शायद गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। अमेरिका को अगर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है तो लगता है कि शाम के ऊपर जो हुआ उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, इवन ईरान के अंदर जो हुआ उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। क्यों बरतानिया अपने मुल्क में अगर कोई अनसर्टिनिटी होती है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो उसके ऊपर तो वो स्पीडी ट्रायल के हक में है, और उधर स्पीडी ट्रायल किया जाता है, लोगों को सजाएं दी जाती है 3-3 दिन के नोटिस पे। कैपिटल हिल का यही मामला है। लेकिन पाकिस्तान में अगर इस तरह का मामला हो और सजाएं दी जाए तो उसके अंदर इंटरवीन करना, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, क्या वाकई ही अमेरिकन और बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के जो सियासी लोग हैं, जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है या जो वहाँ के लोग हैं, वो इसी वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें या तहरीक इंसाफ की लॉबिंग जो है वो काम कर रही है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे इफ्तिखार शिराजी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़िया कार हैं। नैयर अली सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़िया कार हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ होंगी। शराज हसनात साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पे होंगे, जबकि यूनुस बाट साहब सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर से, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ शुरू करेंगे इफ्तिखार शिराजी साहब आपसे। शिराजी साहब ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ ने देर आया दुरुस्त आया चले मुज़ाकरात शुरू कर ही दिए, तो ये मुज़ाकरात शुरू करने को अप्रीशिएट किया गया, एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई, दोनों तरफ से इस बात को खुशाइन करार दिया गया कि सियासी तौर पे ही मुज़ाकरात के जरिए ही मामलों को हल निकालना चाहिए था। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई मुख्तलिफ किस्म की, क्या वजूहत है? बहुत शुक्रिया काशिफ। देखिए, मेरा ख़्याल में ये मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। जब जब भी किसी जमात के ऊपर आजमाइश आई है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे इस तरह के हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलती रही है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी हो या ख़ुद जब नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा था, उस वक्त भी हमें लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी 2-3 तरह की आरा पाई जाती हैं। एक चाह रहा था कि मुज़ाहमत की तरफ जाना चाहिए, दूसरा कह रहा था कि मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है, आपको मालूम है कि बानी पीटीआई इस वक्त जेल में हैं, बाहर जो लोग मौजूद हैं उनमें आरा का मुख्तलिफ होना एक नेचुरल सी बात है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इतनी कोई अजीब बात होगी कि जिसको लेकर हम कहें
कि शायद पार्टी डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि उन्हें करना क्या चाहिए। तो ये डिफरेंस रहेगा, बट जो प्राइम बात हो यही है कि उस जमात के सरबराह ने जेल में बैठे हुए एक कमेटी को अनाउंस किया। वो चाह रहे हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट हो या इस मुल्क की हुकूमत हो, उसको एंगेज किया जाए, उनके साथ गुफ्तगू होनी चाहिए। साथ में जो पहली कंडीशंस हैं कोई कि किन मामलात पे गुफ्तगू होगी वो भी हमारे सामने आ गई कि गो कि उनके कारकुनों की रिहाई है, साथ में 26 नवंबर हो या 9 मई हो, उसके ऊपर कमीशन बनाना हो। तो मेरा ख्याल है कल के दिन भी जो लोग आए हैं और जो नहीं आ सके उन्होंने वजूहात बता दी हैं। हाँ, अगर ये जो लोग डिसेंट कर रहे हैं, अगर वो कहें कि हम इस प्रोसेस को आगे लेके नहीं चलना चाह रहे, तो मेरे ख्याल में फिर हमें थोड़ा सा ज़रूर कंसर्न का इजहार करना चाहिए कि वो जमात कि जो एक तरफ तो कह रही है कि वो गुफ्तगू करना चाह रही है, बट उसकी जमात के अंदर बड़े लोग ऐसे भी हैं कि जो चाह रहे हैं कि गुफ्तगू नहीं बल्कि कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली कि हम कहें कि पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं और शायद ये मामला आगे न बढ़ पाएँ। 2 जनवरी को जब अगर कोई सेकंड राउंड होता है और उसमें चीज़ें आगे बढ़ती तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर मैं समझता हूँ कि जिस कंसर्न्स का इज़हार आप भी कर रहे हैं या जिस तरह के तबसरे इस वक्त हो रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो गुफ्तगू के रास्ते को नहीं अपनाना चाहते, तो मेरे ख्याल में पता चल जाएगा हमें। शाहिद साहब, ये जो 9 मई का मामला था, इस मामले को एड्रेस किए बगैर या इस मामले को सरफ नज़र करके आप मुज़ाकरात को कामयाब होता देख रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, और करना भी नहीं चाहिए। देखें, मेरा ख्याल में इस मामले पे तो हुकूमत वक्त या ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान DGI-SPR से भी जब ये सवालात हुए हैं तो गोया कि किसी को एतराज़ नहीं है कि अगर इस मामले पे जुडिशल कमीशन बनता है कि जो एक न्यूट्रल, एक तरह से मैं समझता हूँ कि फोरम है कि जहाँ से इस मामले को तय किया जा सकता है कि उस दिन जो हुआ था क्या वाकई एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ था, और मेरा ख्याल में वहाँ से जो फाइंडिंग्स आएंगी उसके ऊपर किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में कि जब मामलात ये आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा मौका है इस मामले पे बाकायदा एक कमीशन बनना चाहिए, फाइंडिंग सामने आनी चाहिए। हुकूमत के वक्त का तो क्लेम है कि बहुत सारी चीज़ें तो सामने हैं सबके, गोया के वीडियोज़ में नज़र आ रहा है, सिर्फ इस बात को स्टैब्लिश करना है कि वाकई ये एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ है तो कर लिया जाए, ताकि इसके बाद तहरीक इंसाफ के पास कम से कम ये बयानिया ना हो कि उस दिन उनके लोगों को एक तरह से ट्रैप किया गया था और मनसूबाबंदी के तहत उनके तहत किया गया था। अगर चीज़ें हुकूमत वक्त के पास हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। शिराज हसनात साहब, आप तवातुर से ये बात कहते रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के ज़रिए ही रास्ता निकलेगा, लेकिन 9 मई जो है वो मेन रुकावट है, वो ऊँट किसी ना किसी करवट बैठेगा तो काम आगे चलेगा। अब आप इस सारे मुज़ाकरात के अमल को जो इनिशिएट हुआ, गो के इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है कि इन मुज़ाकरात को देर से शुरू किया गया। अगर ये पहले शुरू कर दिए जाते हैं तो शायद जो 24 नवंबर को हुआ, जो उससे पहले जो भी चीज़ें हुई वो ना होती। बहरहाल मुज़ाकरात शुरू हो गए। 9 मई का मामला जो है उसको सरफे नज़र करके चीज़ें आगे चल सकती हैं। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, और आसमा के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं कि वो जल्दी से सेहतयाब हों और अपनी पोजीशन दोबारा संभालें और आप दोबारा से हमारे साथ एज अ पैनलिस्ट बैठें। पहले तो मुझे आपके एंट्रो पे बहुत इतराज है, और दोबारा से वो बायस एंट्रो मैं इसको कहूँगा जिसमें आप का जाती अंसर झलक रहा है कि जो आपकी ख्वाहिशात हैं आप उसको उसमें ले आए। दूसरी गुजारिश, शिराजी साहब जो बात कर रहे हैं कि 9 मई का तयन होना है, देखिए 9 मई एक डेडलॉक है। मुज़ाकरात पहले भी हो रहे थे काशिफ साहब, मगर मुज़ाकरात जो पहले हो रहे थे वो सामने आके नहीं हो रहे थे, वो बैक एंड पे मुज़ाकरात थे, और इसीलिए उसका जो आउटकम था वो उनकी मर्जी, किसी की भी मर्जी के मुताबिक नहीं था और वो डिस्क्लोज नहीं हो रहे थे। अब के और पहले के मुज़ाकरात में ये फर्क है कि अब बिल्कुल सरफेस पे और उसका एलामिया भी पढ़ा जा रहा है, जो चीजें टेबल पे प्रेजेंट की जा रही हैं वो यस और नो की सूरत में सामने आ रही हैं। अब पीटीआई 9 मई को डिनाई नहीं करती, मगर पीटीआई का ये कहना है कि इस 9 मई के अंदर जो साजिशी नासिर थे, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के थे, चाहे पीटीआई के थे या किसी की भी और के थे, जिन्होंने कारकुनान को उकसाया, जिन्होंने इस सारे सिनेरियो को क्रिएट किया और जो तोड़फोड़ में मुलविस रहे, नकाब पहने वो बंदे जो हमें नजर आते थे वो कौन थे, उनकी निशानदेही करने के हवाले से उनका ये मकसद है कि इसमें पीटीआई मुलविस नहीं था, बल्कि ये सारा एक साजिश के तहत किया गया। और वो साजिश गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट उस साजिश को पीटीआई को मोरदर इल्जाम ठहराते हैं, और पीटीआई गवर्नमेंट या अपोजिशन, गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट को मोरदर इल्जाम ठहराती है कि उन जिम्मेदारों का तयन किया जाए जिन्होंने ये 9 मई कराया। और अब हम वापस आगे आते हैं। अगली चीज अगेन वही है कि देखें जो चीजें हैं वो सरफेस पे सामने आना शुरू हो गई हैं। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं कामयाब होते वो बात की बात है, मगर इस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी है दोनों पार्टियों का एक दूसरे के साथ बैठना और कम से कम एक दूसरे को सोचना और समझना, और हमें ये रियलाइज करना है कि जो पीटीआई एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन की कंडीशन को फेस कर रही थी,
और उससे गुजर रही थी, ये उसके लिए ब्रीथिंग एलिमेंट है। हाँ, क्योंकि हर पार्टी में इख्तिलाफात होते हैं। शराय साहब ने कहा पीएमएलएन में भी मुख्तलिफ राय थी, मुझे क्यों निकाला पे कुछ लोग एग्री थे, कुछ एग्री नहीं थे, कोई चलाने पे एग्री थे, कोई चलाने पे एग्री नहीं थे। मगर फाइनली जब सेटलमेंट्स हुई, बैक एंड हुई या फ्रंट एंड हुई, तो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात ने ही बैठ के इन सारी चीजों को फाइनलाइज किया। आज भी मुज़ाकरात बैक एंड पे नाकाम हो चुके थे, फ्रंट एंड पे बैठ के अगर वो कर रहे हैं तो हम होप कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पीटीआई को सांस लेने का मौका मिलेगा। एंड पीटीआई इज लिटरली प्लेइंग अ गुड गेम, जिसने ओपनली मुज़ाकरात की बात करके गवर्नमेंट को उस स्टेज पे लेके आए हैं जो गवर्नमेंट ने उन्हें जितने ताने दिए असेंबली फ्लोर्स पे वो सारों के सामने है। अब अगर गवर्नमेंट उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है तो वो मुज़ाकरात का कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा नतीजा निकलेगा जो पीटीआई के लिए कम से कम सांस लेने का एक जरिया बनेगा। देखिए, तानाजनी तो दोनों तरफ से होती रही है, लेकिन जो बात सरफेस की है, जो 9 मई के मुजरिमान 25 मुजरिमान को सजाएं दी गई, उनके एविडेंसेस सामने हैं, उनके इतराफ़ी बयान सामने है कि मनसूबा साजी की गई, हर चीज़ की गई। तो जो मनसूबा साज जो भी सामने डिटेक्ट होते हैं उनको सजाएं तो बहरहाल होंगी ना। काशिफ, मैं गुजारिश करता हूँ, 9 मई के जिन मुल्जिमान को सजाएं हुई हैं, देखें उसके ऊपर फिर आगे आपने इस पे बात करनी है। बहुत बड़ी ऑब्जेक्शंस हैं, क्या उन्हें फेयर ट्रायल दिया गया, आइदर दे वर इन्वॉल्व दे वर नॉट इन्वॉल्व। हमने एक स्पेसिफिक लोगों की फुटेजेस रिलीज करवाई, उन्हीं स्पेसिफिक लोगों को सामने रखा। ऐसी मिसालें भी हैं जिसमें लोग डिनाई कर रहे हैं कि वो इसमें शामिल नहीं है, या उनको शामिल किया गया, या वो गुजर या वो राहगीर थे, या वो सामने आ गए, कुछ भी था। तो मैटर ये करता है कि हु एक्चुअली इनिशिएटेड दिस, हु प्रोवोक्ड दिस। ऐसे लोगों की बेताशा फुटेजेस सामने हैं जिन्होंने मुंह पे कपड़े बांधे हुए थे, जो सरकारी गाड़ियां तोड़ रहे थे, जो पेट्रोल बम बना रहे थे। वो लोग कौन है? क्या किसी भी ऐसे जिम्मेदार को पकड़ा गया? क्या किसी भी ऐसे जिम्मेदार को सामने लाया गया? ये वो साजिश है जिसको बेनकाब करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी सर्वाइवल होगा, एस्टेब्लिशमेंट भी रियलाइज करेगी। और हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि साजिशी अनासर का एलिमेंट मौजूद था। हाँ, वो किसकी तरफ से था? अगर या पीटीआई कौन कहती थे? है कि हमारी तरफ से था तो आगे आगे जुडिशियल कमीशन उसको डिफाइन कर देगा। जी ठीक। मगर अगेन देखिए, जुडिशियल कमीशन के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ सामने आ रही है। पीएमएलएन भी उसकी बात कर रही है, पीटीआई भी उसकी बात कर रही है। मकसद ये है, क्या जुडिशियल कमीशन का जो भी डिसीजन होगा वो उस पर एग्री करेंगे? क्या जुडिशियल कमीशन बाकी जुडिशियल की तरह आजाद होगा? क्या वाकई वो मेरिट पे फैसले कर सकेगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा उसकी इंटेग्रिटी पे। बिल्कुल ठीक। नैयर अली साहबा, जुडिशल कमीशन पे अगर बात आ जाती है तो अल्टीमेटली वो जुडिशल कमीशन जो भी बनेगा वो कंसेंसस से ही बनेगा, चूँकि मुज़ाकराती कमेटी के तहत ही चीज़ें आउटकम तो बाहर आएगा। तो फिर उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का होना और चीज़, और जो ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, अच्छा पोस्चर है, दोनों तरफ से बड़ी अच्छी चीज़ें थी कि आप समझ रही है कि ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो चलेगा, भले तहरीक इंसाफ के अकाबरीन उस पर इख्तलाफात की बातें करते भी रहे। तो देखें काशिफ, बड़ी अच्छी बातें हैं, बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत खुशनुमा जुमले हैं, बड़ा पॉजिटिव एक जेस्चर है, दोनों जमातें जो हैं वो बैठ गई हैं। ये शिराज साहब ने कहा, बाय द वे। अच्छी बात है। शिराज साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ये तो मुझे कोई वो कंसल्टेंट लग रहे हैं जो कह रहे हैं कि एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शायद कोई आपस में जो है वो इनकी पैचअप कराने की जो है वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तो देखिए, समझते हैं एक दूसरे को, इसलिए एक दूसरे पर एतबार नहीं करते हैं। पहली बात तो ये है, दोनों जमातें एक दूसरे को समझती हैं। एतमाद का, संजीदगी का बहुत बड़ा फुकदान मौजूद है, एक दूसरे पर एतबार नहीं है, और एक दूसरे की नीयत पर एतबार नहीं है, और उसके बाद एक दूसरे के अमल पर भी एतबार नहीं है। मैं क्योंकि किसी तरफ मेरा टिल्ट नहीं है तो मैं दोनों की बात करूँगी। उसूलन बात यह है कि आरिफ अलवी साहब के आज के बयानात अगर आप देखें, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारे ईवल इकट्ठे हो गए हैं, तो जब और सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, तो जब आप सारे ईवल्स और सारे चोरों की निशानदेही कर रहे हैं तो ये वो ईवल्स और वो चोर हैं जो इस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पर आपके साथ बैठे हुए हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो ये भी कहते हैं कि भाई मुज़ाकराती अमल सबूताश नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इन्हीं के जो वो लोग हैं जो कि बाहर के ममालिक में बैठे हुए हैं, इनके सियासी पंडित भी हैं और इनके जो मीडिया की तरफ भी जिनका टिल्ट है, और जो वहाँ बैठ कर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हर्जा सराई करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी, अफवाज के ख़िलाफ़ भी, इदारों के ख़िलाफ़ भी, और फिर जो फैसले होते हैं यहाँ पर उसके ख़िलाफ़ भी, और सबूताश करने के लिए जो सबसे बड़ा जो रोल एक प्ले करते हैं वो लोग करते हैं जिनकी यहाँ पर जो है वो चेहरों पर आज से कुछ अर्सा पहले दायरे लगा लगा के दिखाए जाते थे, और वो दायरे लेकर अपने जो है वो बाहर चले गए और वहाँ बैठ कर वो अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है कि ये सारे फैक्टर्स हमें सामने रखने चाहिए। फिर ये है कि क्या जो मुतालिबात रखे गए हैं मुँह ज़बानी इस वक्त तक, और 2 जुलाई को जो है वो मुतालिबात चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में पीटीआई ने लेकर आने हैं, क्या वो मुतालिबात ऐसे हैं, क्या हमारी जो सियासी कॉमन सेंस, सहाफ़ती कॉमन सेंस इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उन मुतालिबात के ऊपर किसी भी सूरत जो
सियासी जमातें हैं जो हुकूमती एलाई हैं वो इसके ऊपर जो है वो मानने के लिए तैयार होंगी? क्या जो बानी पीटीआई है उसकी रिहाई का मुद्दा जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है? क्या वहाँ पर जो है वो किसी भी सूरत पहुँचा जा सकता है? उसकी किसी भी सूरत के ऊपर देखें ना, एक तो ये है कि रिहा कर दिया जाए, केसेस जी ख़त्म हो गए, रिहा कर दिया जाए। दूसरा ये है ज़मानत दे दी जाए। तीसरा ये है कि भाई कोई डील शील करके बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। इनमें से कोई एक पॉइंट काशिफ आपको या जो पैनल में दीगर लोग लग रहे हैं उनको लगता है कि ये हुकूमत जो है ये जो दबाव की बातें और इधर उधर की बातें कि जी बैरूनी दबाव है, इंसानी हकूक़ की वजह से अमेरिका का दबाव आ गया, यूरोपीय यूनियन का दबाव आ गया, फ़लाँ का दबाव आ गया, तो इन सब की वजह से अगर पीछे वो वाले भी फैक्टर्स आप रख लें तो भी क्या पाकिस्तान में मौजूद बैठी हुई इस वक्त की गवर्नमेंट ये फैसला कर सकती है उस सूरत में जबकि ना कि गवर्नमेंट के पास कोई मैंडेट है ये सारे फैसले करने? क्या 9 मई के फैसले जो हो रहे हैं उनको अनडू करने के लिए क्या कोई जो है वो मैंडेट मौजूदा जो इस वक्त मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हुए गवर्नमेंट और उनके एलाई उनके पास है? क्या पीटीआई के वो लोग जो कि इस वक्त मेज़ पर बैठ गए हैं या 2 जुलाई को जो 4 रह गए थे लोग वो भी आके बैठ जाएंगे, अपोजिशन और उनके एलाई, क्या उनके पास ये मैंडेट है कि वो कोई फैसला करके उठेंगे और वो फैसला मान दिया जाएगा? वो हर मुलाकात के बाद जाएंगे चेयरमैन पीटीआई के पास, वहाँ से जो है वो बड़ा सा क्रॉस लगवा के वापस आएंगे। दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लेट्स होप कि ये चीज़ें इस दफ़ा बेहतर हों। लेकिन जो माजी के तजुर्बात हैं और जो माजी के एक्सपीरियंस उनको सामने रख के मुझे ऐसा लगता नहीं है। यूनुस भाट साहब, आप तो इस शुरू से इस बात के हक में थे कि हुकूमत को चाहिए मुज़ाकरात करे, हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू कर लिए खुले दिल के साथ। तहरीक इंसाफ के अंदर से बातें उठ रही हैं, नून लीग के अंदर से भी बातें उठ रही होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है नून लीग वाले तो इस बात पे हैप्पी है कि चलो हमारे साथ मुज़ाकरात पे आ गए, उन्होंने हमें तस्लीम तो कर लिया ना जी फार्म 47 वालों की हुकूमत को। आप क्या देख रहे हैं कि ये बयानात आना शुरू हो गए अली जफ़र साहब का या बाकी लोगों का, ये बयानात क्यों आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे जो मुज़ाकरात के दरमियान अच्छी चीज़ सामने आई है वो ये है कि दोनों जानब से जो अपनी पार्टियों ने यहाँ नुमाइंदगान को भेजा है मुज़ाकरात के लिए वो लोग बड़े पॉजिटिव हैं। उनके दरमियान कोई ऐसी ये गुफ्तगू नहीं हो अभी तक सामने आई कि हम ये कहें कि जिस तरह आप देखें कि नून लीग के जानब से उनके वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब जो कुछ बोल रहे थे कि जी हम तो पहले मनसूबा साजों को सजा दिलवाएंगे। मेरे ख्याल दोनों पार्टियों को जो मुज़ाकरात के दरमियान बैठे लोग हैं उन्हें अपनी अपनी जमात के अंदर ये कह देना चाहिए कि इस दौरान इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की भी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक अली जफ़र की बात की आपने, अली जफ़र ने यह ज़रूर कहा है कि जो भी बात होगी तो हमारे जो मेंबरान हैं वो यहाँ से गुफ्तगू करने के बाद बानी पीटीआई के पास जाएंगे और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा जी हम इन्हें रसाई भी देंगे बानी पीटीआई तक जाने के लिए। तो कल आपने देखा जो मुज़ाकरात हुए उसमें पीटीआई के ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे, 3-4 मेंबरान ही कम थे, लेकिन फिर भी स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि जी आज मीटिंग ज़रूर होगी, आज इजलास ज़रूर होगा ताकि इसका आगाज़ हो सके और अच्छे माहौल में आगाज़ हुआ। असद कैसर ने तो उसके अपने जो मुतालबात थे वहाँ वो भी दोहरा दिए हैं। क्या क्या मुतालबात हैं उन्होंने कहा हमारे ये मुतालबात हैं। शायद ये समझा जा रहा था कि वहाँ टेबल पर मुतालबात जो हैं वो दोहराए नहीं गए या रखे नहीं गए। तो मुतालबात सामने आने के बावजूद हुकूमत भी पॉजिटिव है और अपोजिशन की जानब से अगर बानी पीटीआई के पास जाके मुशावरत का सिलसिला होगा तो जो लोग मुज़ाकरात के दरमियान आए हैं या मुज़ाकरात करने के लिए टेबल पर बैठे हैं वो भी अपनी लीडरशिप से जाके बात करेंगे, फिर ही कोई फैसला होगा। ये हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि तमाम जो उनके इत्तेहादी हैं उनके मेंबरान को उनके जितने भी किसी ना किसी तरीके से एक आध बंदे को इसमें शामिल किया है ताकि कल को कोई इस पर इतराज़ ना कर सके। तो ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि उम्मीद है कि मामला किसी न किसी जानब ज़रूर लगाए जाएंगे, मामला हल होगा। जहाँ तक हम बात करते हैं सानिया 9 मई की, वो पहले दिन से पीटीआई का मुतालबा है, आज भी है। 26 नवंबर की बात करते हैं, वो पहले दिन से है। 26 नवंबर के इल्ज़ाम में जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई का मामला पहले दिन से है, आज भी है। और ये जायज़ मुतालबात हैं। जिस तरह शराद निसार साहब ने कहा कि ये एक परसेप्शन कायम हो गई है पहले दिन से कि सानिया 9 मई में पीटीआई के सारे लोग मुलव्वस नहीं हैं। इसके बेनिफिशरी को देखा जा रहा है कि इस मामले में बेनिफिशरी कौन है। तो मुझे याद है कि आईजी ऑफिस में एक जो है वो वीडियो लिंक से जरिए कोई चीज़ें
दिखाई जा रही थी, तो वहाँ वीडियो पे दिखाया गया यास्मीन राशिद को भी जब कैंट के इलाके में, जिसे हम जना हाउस कहते हैं, तोड़फोड़ करते हुए, तो यास्मीन राशिद बाहर खड़े हुए ये कह रही थी कि तोड़फोड़ ना करें। जब आईजी साहब कह रहे थे कि ये कह रही है कि तोड़फोड़ करें, हमने कह रही इसको दोबारा रिपीट करें। तो पीटीआई के जितने भी मरकजी रहनुमा हैं, अब वो इस बात से इनकारी हैं कि सारे लोग एहतजाज में तो वो बात मानते हैं कि हमारे लोग मुलव्वस हैं, लेकिन तोड़फोड़ में वो भी कहते हैं जो लोग शामिल हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए जी। तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग कल आपने कहा कि जी बयानी भी हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जी ये हम इस बात की गवाही देते हैं कि इसका जनाब जमान पार्क में बकायदा एक प्लानिंग के तहत सारा मंसूबा बनाया गया। जी। तो जैसे यास्मीन राशिद का नाम उन्होंने दिया गया है, तो वो तो इस बात से मैंने खुद अपने जनाब आंखों से बयान उसका जब जारी किया गया सुना है कि वो रोक रही थी, गाड़ी में बैठी और जना उसके बाहर मौजूद थी। और दूसरी बात, बिल्कुल ठीक, आप हिरन को ऊंट बनवा देते हैं, पुलिस को देंगे ये हिरन है, वो कहे नहीं आप कहें ऊंट है, वो कहे ऊंट है। ठीक। तो आप उन लोगों की जो हिरासत में है उन पे नहीं जा सकते, उनके बयान को नहीं देखा जा सकता। और आप देखें कि इस पर एक शोर मच गया है जो सजाएं फौजी अदालतों के जरिए हुई हैं। मुझे ब्रेक पे जाना कि हमारे यूनुस साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आके ये जो शोर मच गया है, ये जो मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग से या पीटीआई की हो, हुकूमत से मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासत में बिल आखिर रास्ता मुज़ाकरात से ही निकलता है। हम तो इस बात का प्रचार भी करते रहे हैं, इसकी बात की हामी भी है। लेकिन एक बैठक जो है लाहौर में हो रही है। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यूनुस बाट साहब से ही पूछेंगे कि ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्यों हल नहीं हो रहा, कौन सी ऐसी पावर है जो पीपल्स पार्टी चाहती है और मरियम नवाज साहबा देने से इनकारी हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। यूनुस बाट साहब, मुज़ाकरात के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। ये लाहौर में भी एक बैठक हो रही है, पावर शेयरिंग फार्मूला नहीं तय हो पा रहा, गवर्नर साहब अपनी जगह पे जो है वो बातें कर रहे हैं। क्या ऐसा पावर शेयरिंग का फार्मूला है जिसको वज़ीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी को देने को तैयार नहीं है? दूसरा ये भी फरमाइएगा कि सूबाई काबीना का हिस्सा बनने को पीपल्स पार्टी तैयार हो जाएगी और या नहीं होगी, या सिर्फ वो इंतज़ामी तौर पे पावर लेना चाहते हैं? जी, इसके लिए काशिफ साहब मैं अर्ज करता चलूं कि आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर हाउस के अंदर होने वाले इजलास में अपना एक फार्मूला पेश किया है, उसके मुताबिक उन्होंने बहावलपुर डिवीज़न, डेरा गाजी खान डिवीज़न और पिंडी डिवीज़न के इंतजामी अमूर पर अपनी तैनातियों का जिक्र किया है कि ये 3 डिवीज़न जो है हम यहाँ जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस अफसर हैं, हमारी मर्जी से तैनात किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने इन तैनातियों के हवाले से इन डिवीज़न में उनके इंतजामी अमूर के हवाले से मुशावरत का जिक्र किया है कि जी हम अपनी क़यादत से इस पर मुशावरत कर लें। और ये भी आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि हम इस पर देखेंगे कि कानूनी पेचीदगियाँ क्या हैं, कैसे इसको जो है वो जनाब मर्जी का डीसी या आईजी लगाने में कानूनी पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं सर? बस वो चीज़ें इनके दरमियान पिछले दिनों एक पैदा हो गई थी कि वीसी साहब की तैनाती के हवाले से गवर्नर का जो अख्तियार है वो वज़ीर आला पंजाब ने इस्तेमाल कर लिया था। वहीं से इनके दरमियान जो चीज़ें मुखालफत की और इनके दरमियान जो लड़ाई झगड़े की चीज़ें सामने खुलकर आई थी, उसके बाद भी वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि ये हमारा अख्तियार है कि गवर्नर अगर साइन नहीं भी करता तो वो खुद ब खुद जो है वो नोटिफिकेशन जो है जारी हो सकता है। यहीं से चीज़ें शुरू हुई, चलती रही। दरमियान में क़यादत आ गई, बिलावल भुट्टो आ गए, जरदारी साहब आ गए। उन्होंने फिर इनके दरमियान जो नुक्ताचीनी हो रही थी, लड़ाई झगड़ा था, उसको कहा कि आप हौसले से काम रहें, बंद रखें ये चीज़ें। गुफ्तगू दोनों जानब से बंद करवाई गई। आज भी ये उनके मुतालबात हैं कि पहले दिन से हमारे साथ आपका एक एग्रीमेंट है। जहाँ तक बात है कि क्या वो सूबाई वजारतों में भी हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, ये तो पहले दिन उन्होंने कहा था जी हमने सिर्फ जो पंजाब की हद तक इंतजामी अमूर का उन्होंने कहा था जी हम यहाँ हमें सीटें दी जाएं, अपना ब्यूरोक्रेसी को तैनाती के हवाले से हमारा जो भी हो बात मानी जाए, जिसे हम कहें तैनात किया जाए। मरियम नवाज के इस पर इख्तलाफात हैं या तहफ़्ज़ात हैं, वो ये हैं कि मैं बड़ी मेरिट पे काम कर रही हूँ, मैं जनाब जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल वो ऑन मेरिट हो रहा है। सूबे में इनकी तैनातियों की वजह से हमारा जो वोट बैंक मुतासर होगा। ये हुकूमत में तो इत्तेहादी हैं लेकिन वजारतें इनके पास नहीं है, बदनामी हमारी होगी। तो इस तरह की चीज़ें अभी जो सामने पहले दिन से हैं आज भी मौजूद हैं।
तो कोशिश हो की जा रही है कि ठीक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को राजी भी कर लिया जाए, इस बात पर भी राजी किया जाए राजी कि भी वो कर लिया वजारतें भी जाए ले लें। और लेकिन दिया भी पीपल्स कुछ ना जाए। नैयर अली साहिबा, दिया भी क्या कुछ ना जाए, क्या ये क्या बात फार्मूला है, जरा- क्या क्या पावर शेयरिंग फार्मूला है जो हल होने में नहीं आ रहा? मफाहमत के बादशाह जरदारी साहब डील अच्छी मैनेज करने के शहनशाह है शहबाज शरीफ साहब, फिर भी क्यों ये मामला कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है? देखिए जी, बुनियादी मसला तो वो है जो मैं बाट साहब आपकी तरफ आता नहीं, हूँ। बाट साहब की सुन लें। बाट साहब जी, जी, जो प्लीज, है ना, प्लीज। आपको पता है वो। जी जी जी, जी करें, जी, जी नहीं करें, आप। प्लीज करें, बात करें। अच्छा बाट साहब, आपने बिल्कुल सही दुरुस्त निशानदेही की है, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगी। बहुत सारी बातें जो आपने की हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर मुस्तकिल मुज़ाकराती कमेटियों को कवर कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, तो पंजाब और जो पिछली बार भी यही हुआ था, अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो मुलाकात हुई थी पीएम के साथ, और उसके बाद जो है वो जो खबरें निकली थी, इनसाइड स्टोरीज निकली थी, वो यही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी गम गुस्से का इजहार किया है कि हमारे साथ जो तहरीरी मुआहिदा हुआ था, पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ था, वो पावर शेयरिंग फार्मूला जो है उसके ऊपर 1% भी अमल दरामद नहीं हो सका। तो गुज़श्ता रोज़ मैंने पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा से पूछा, मैंने कहा आप लोग दोबारा बैठे हैं तो पीएम के साथ आपकी क्या बात हुई? तो उसमें भी उनका यही था कि जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उसके ऊपर फोकस था, क्योंकि दो अलग मेरे हिसाब से जो हैं वो मुलाकातों के दौर हुए थे। पहला दौर जो है वो कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर था जो कि कौमी नौयत की थी, और फिर उसके बाद स्पेसिफिकली पंजाब के और पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान के मामलात डिस्कस हुए। तो बुनियादी तौर पर जो कुछ बातें वो हैं जो आपने कही, लेकिन जो मरकज़ में कुछ बोर्ड्स बनने हैं और उन बोर्ड्स के मेंबरान की तैनातियाँ होनी हैं, ये भी एक मसला है। ये सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, इसके अंदर बलूचिस्तान का भी एक इशू मौजूद है, इसके अंदर पंजाब का भी इशू मौजूद है, इसमें विफाक का भी है, इसमें सिंध का भी मामला है। तो इसमें क्या मामलात हैं वो जो हैं वो बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक तो बोर्ड्स बनाने की बात है। इसके अलावा जो आपको याद होगा कि फ्लड फंड जो है उसका एक ऐलान किया गया था विफाक की तरफ से, वो सैलाब आके गुजर गया, खुदा न खास्ता दोबारा बारिशों का मौसम आने वाला है, लेकिन अभी तक वो फ्लड फंड जो है वो इसके बावजूद कि बहुत सारी यकीन दहानियाँ कराई गई वो रिलीज़ नहीं हो सका। तरक्याती कामों के लिए वो फंड्स जो कि मुख्तलिफ जो MNAs और MPAs हैं उनको मिलने थे, PTI के किसी MNA को अभी तक कोई फंड नहीं मिला है। ये एक बुनियादी मसला है जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम है। तौर पे नैयर ये देखा जाता है कि जिस वक्त आपने रास्ते जुदा करने होते हैं ना, फिर आप उन चीज़ों को पकड़ के चलते हैं कि फिर आप कहते हैं जी आपने ये एग्रीमेंट भी पूरा नहीं किया, ये बात भी नहीं मानी, ये बात भी नहीं मानी। जैसे अक्सर हम देखते हैं सियासी जमातें जब रास्ता जुदा करती हैं, ये जो जितनी पावर शेयरिंग की गुफ्तगू हो रही है ये कहीं उस तरफ तो नहीं जाती नज़र आ रही है आपको? नहीं, रास्ते वैसे जुदा करके किधर जाने हैं। पीपल्स पार्टी का PTI के साथ गुजारा नहीं है, ना वो इकट्ठे हो सकते हैं, किसी सूबे में भी मुश्किल से ही हो सकते हैं, तो यहाँ विफाक में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो इस वक्त जो थोड़ा थोड़ा तो एहतजाज बनता है ना, काशिफ इतनी तो इजाज़त दें ना उन लोगों को, एलाइज है वो, और जितना चाहे एहतजाज करें, हम इंतजामी कमेटियाँ, उशर की ज़कात की कमेटियाँ, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने फरमाइशें की हुई हैं। पीपल्स पार्टी ने कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं मांग रहे, लेकिन ये है कि आपको पता है कि मरियम बीबी जो है, मरियम नवाज साहिबा, उनका एक वो थोड़ी सी जो है वो कंट्रोल फ्रीक हैं। वो कहती हैं कि कंट्रोल जो है वो मेरा होना चाहिए, और वो उस कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए जो एक शराकती जो हुकूमत है वो नहीं करना चाहती। तो लोकल बॉडी इलेक्शंस का भी कल जो है वो जिक्र छेड़ा है। इसके अलावा बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वहाँ पर जो फंड्स के मामलात हैं वो भी हैं। इसके अलावा पंजाब के जो तरक्याती फंड्स हैं उनका मैंने आपको बताया। तो ये कुछ बुनियादी इशूज़ हैं। और जजेस की नामजदगियाँ भी, आपने जुडिशल कमीशन की बात की थी, तो बहुत सारे जुडिशल कमीशन जो है वो बनते रहते हैं। एक जुडिशल कमीशन यहाँ पर जो है वो बना हुआ है, आइनी कमीशन, और उसमें जो है वो अब नए जजेस की नामजदगियों की जो है वो लहर चली हुई है, मौसम आया हुआ है। तो मतलब ये है कि इसमें जो भी गुफ्तगू हो रही है वो कोशिश ये की जा रही है कि अपने मनपसंद जजेस, मनपसंद ऑफिसरान जो है उनकी प्लेसमेंट कराई जाए। शिराजी साहब, पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग है, जहां जहां पावर कॉरिडोर्स हैं वहां वहां शेयर चाहिए, लेकिन हुकूमत में हिस्सेदार नहीं बनना। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं उठानी। शिराजी साहब, ये जो बात नैयर अली ने की कि आपको इंतजामी पावर चाहिए, आप काबीना का हिस्सा बनने को तैयार नहीं, आप जब चाहे क्रिटिसाइज कर लें, जब चाहे आप जो है साथ बैठ जाएं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आंख में चली यूं ही चलती देख रहे हैं, या इसका भी कोई एंड रिजल्ट होगा? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि आंख मचोली ऐसे चलती रहेगी, लेकिन इसमें जो हम कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कि पीपल्स पार्टी की जिसने ये कांधा पेश किया, जिसकी बुनियाद पे ये हुकूमत चल रही है, लेकिन साथ में गिले भी कर रही है, अलग भी नहीं हो सकती, तो वजूहात क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मेरे ख्याल में उसको डायग्नोज करना बड़ा ज़रूरी है।
तो आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब की जो सियासत ऐसी है, वो पंजाबी जेड़े कहते हैं ना कि वंड खाओ तो खंड खाओ, वो तो इस पे बिलीव करते हैं, और वो तो इस पे भी बिलीव करते हैं कि जो उनको स्पेस दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। यानी कि जरदारी साहब वाला फार्मूला। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मरियम नवाज साहबा में। वो इस वक्त मंगल पांडे मोड में है। तो मंगल पांडे की फिल्म का जो डायलॉग है, जब मैं कुछ ठान लेता हूँ तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो इस वक्त वो जो ठान चुकी हैं वो ये है कि उन्होंने पंजाब के अंदर इख्तियार कुल अपने पास रखना है, किसी एक को 1 इंची स्पेस भी नहीं देनी, भले उनके सगे चाचा क्यों ना हो। अगर आप जाके इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लोगों से पूछे ना, वो कहते भाईजान सानू 20 दिन हो गए मुलाकात उससे टाइम मंगे से हाल तक नहीं मिला सानू। और ये मैं सीनियर लोगों की बात कर रहा हूँ, काशिफ रफीक साहब। मैं ये कोई ऐसा नहीं है कि जो आजकल में एमएनए एमपी बना है। सुनिए मेरी बात। ऑनेस्टली जो सर मैंने जो छोटी बहुत तहकीक की, देखिए सारी ब्यूरोक्रेसी जो इंस्टॉल हुई है वो मरकज से हुई है, और मरकज से ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कर रहे हैं आहद चीमा साहब। आहद चीमा साहब दस्ते आते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के। अब ब्यूरोक्रेसी सारा सूबा चला रही है, तो फिर उसमें मरियम बीबी का इतना कसूर बनता नहीं है। मरियम नवाज शरीफ की सब गोया के बेटी हैं, वो कोई आम इस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं है, ख्याल रखिएगा। तो आहद चीमा के पर भी तो कहीं तो जलते होंगे ना, तो पंजाब में उनके पर जलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से हुक्म दें और चीफ मिनिस्टर को इग्नोर करके वहाँ की ब्यूरोक्रेसी इनके अहकामात को लेके चले, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो चाह रही हैं कि वो सूबे के अंदर गुड गवर्नेंस लेके आएँ, चीज़ों को मेरिट पे जो उनका अपना ख्याल है, कितना ठीक हो रहा है गलत हो रहा है ये एक अलग डिबेट है, बट उनका ख्याल है कि इख्तियारात अपने हाथ में रखेंगी तो अपना जो खोया हुआ वोट बैंक है उसको भी वापस लेके आएंगी, और साथ में उनको पहली बार मिली और समझती हैं कि मैं एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करूँ कि लोगों को पता चले कि सूबे का चीफ मिनिस्टर कैसे होता है। तो मेरे ख्याल में उनकी अपनी एक सोच है, लेकिन उसको लेकर जो सियासी नुकसान इस वक्त हो रहा है जिसको वो नहीं समझ पा रही कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर ये हुकूमत 1 सेकंड आगे नहीं बढ़ सकती, जो उनके चाचा की मजबूरी है। लिहाजा अगर इसमें वो ज़्यादा देर करेंगी तो उनके जो लॉसेज हैं वो बढ़ते जाएंगे, और एक पॉइंट पे आगे पीपल्स पार्टी को ये फैसला करना पड़ेगा कि इस वक्त हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, कोई ऐसी शानदार कामयाबियाँ हैं नहीं, और इस दौरान उन पर भी तो ज़ाहिर बात है क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी आप ही के सपोर्ट से बैठे हैं सारे लोग फॉर्म 47 वाले। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनको समझाने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल उनको कुछ समझा नहीं पा रहा। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ है वो इन राइटिंग में है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं या पंजाब के अंदर मुख्तलिफ अजला की एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से लगाना हो, ये सब कुछ तहरीरी तौर पर मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो इस वक्त मंगल पांडे बोर्ड में है। काशिफ आपने आहद चीमा का नाम लिया, एक जुमला ले लें, आपने आहद चीमा का भी नाम लिया, और भी बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो वक्तन फ़क्तन जो है वो हम लेते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन पंजाब की इस वक्त की जो मजमूई सूरत हाल है वो ये है कि मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब और अज़मा बुखारी, उसके अलावा बाकी सारे हमनवा हैं। हमनवा है। शराज असरार साहब, आप नैयर अली साहबा की राय भी आपके सामने आ गई, और इफ्तिखार शाही साहब ने तो एक नया लक़ब दे दिया है आपके सूबे की वज़ीर आला को, क्या कहिएगा? काशिफ थैंक यू वेरी मच। आमतौर पे जब आपके पास सारे सीनियर लोग बैठे हुए उसको मुकम्मल एनालाइज कर लें तो आपके पास बड़ी कम चीजें बचती हैं। लेकिन अखबार जहां में ना एक स्टोरियों का सेगमेंट चला करता था, तो पंजाब की सूरत हाल बिल्कुल उसकी तरह की होगी है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, सारों को पता है कि वो किस तरह की औरतों से मुताल्लिक क्या सेगमेंट था। दूसरी बात ये कि आप इसको रियलाइज करेंगे ये आहद चीमा खाली नहीं है, जो आईजी पंजाब और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब बैठे हुए हैं वो इंटरम सेटअप के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आमतौर पे ये प्रैक्टिस नहीं होती थी कि इंटरम सेटअप के लोगों को आगे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आके कंटिन्यू करें, मगर इन दोनों को अभी तक कंटिन्यू किया जा रहा है। और कंटिन्यू इसलिए किया जा रहा है कि जो पीटीआई के हवाले से इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयां की और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट को खासतौर पे पीएमएलएन को खुश करने के लिए जो स्टेप लिए वो सबसे आगे है। इलेक्शन भी तो इन्होंने ही करवाए ना सर, इलेक्शन भी तो इन्होंने ही करवाए। मुझे देखें, मुझे जरा ये बताते हैं कि बाकायदा तौर पे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पे अगर आप कंट्रोल देखें तो चीफ सेक्रेटरी का पूरा कंट्रोल है, और असिस्टेंट कमिश्नर्स तक की मीटिंग में ये उन्होंने कहा है कि तुम्हें किसी एमपी एमएनए ने नहीं लगवाया बल्कि मैंने लगवाया हुआ है। सो इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी बाकायदा सीएम को रन कर रही है। सेम गोज विद आईजी पंजाब एज वेल कि उनकी मुशावरत के साथ सारे डीपीओ की तैनाती और मेजर पोस्टिंग्स की जा रही हैं। अब हम आते हैं थोड़ी सी और चीज के ऊपर, जो खासतौर पर रिजर्वेशन है एमपी एमएनएस की। ये एमपी एमएनएस की रिजर्वेशन पीएमएलएन की भी है, खाली पीपल्स पार्टी की एमपी एमएनएस की रिजर्वेशन नहीं है या टिकट होल्डर की रिजर्वेशन नहीं है। पीएमएलएन के अपने एमपी एमएनएस, जिस तरह शराई साहब ने कहा, वो टाइम लेने के लिए तरस रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं।
एवरीवन नोज कि हु इज द डिफेक्टो सीएम और किसकी इंस्ट्रक्शंस के पंजाब में क्या क्या कुछ काम हो रहे हैं और किस तरह हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जहां तक बात की जाए तो पीपल्स पार्टी किसी सूरत कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्हें पता है कि जो पावर शेयरिंग क्योंकि फेडरल में वो साथ दे रहे हैं इतना ही बड़ा है कि गवर्नमेंट को सहारा देके वो इसको चला रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो डिमांड्स की हुई है ना, जिस तरह नैयर साहिबा ने भी कहा और यूनुस भाट साहब ने भी कहा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीपल्स पार्टी ने वो छोटी छोटी डिमांड की हुई है। मिसाल के तौर पे कुछ चीजें जो मिसिंग थी उसमें लॉ अफसरान की तैनाती, यानी जहां पे कोई मुकदमात होंगे और सरकारी तौर पे उन मुकदमात में पीपल्स पार्टी के लोगों को सपोर्ट करना होगा तो वो लॉ अफसरान सरकारी तौर पे सपोर्ट करेंगे। फिर इसके अलावा बस ये जो मार्केट कमेटीज हैं, अब मार्केट कमेटीज से सारे का सारा सूबे का या उस जिले का इंतजाम चलता है खुराक का, उसके अंदर उन्होंने नुमाइंदगी मांगी हुई है, बल्कि उसमें हक मांगा हुआ है। फंड्स की फराहमी, वो कहते हैं कि हमारे जो टिकट होल्डर भी थे उनको भी फंड्स की फराहमी दी जाए। तो अगर मैं इसको ओवरऑल थोड़ा सा ये देखूं तो आप इसको अंडरस्टैंड करें कि जो, और खासतौर पे ज़कात की कमेटियां, तो पीपल्स पार्टी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन साथ चाह रही है जहां पे वो लोगों के साथ डायरेक्टली राब्ते में होगी। वो अपनी सीट टू सीट पोजीशंस को सिक्योर करना चाह रहे हैं अगले आने वाले इलेक्शंस में, कि वो गवर्नमेंट के फंड्स के ऊपर, गवर्नमेंट की पोजीशंस के ऊपर अपने लोगों को मैक्सिमम बेनिफिशियरी दे और उनके लोग अवाम में उन फंड्स के जरिए अपनी सीट्स को। शिराज साहब, अपनी उन पीपल्स positions पार्टी ये को सारी खत्म करें। मूव इलादगी के लिए कर रही है या सिर्फ अपना वाकई जनरली पावर शेयरिंग फार्मूला लेना चाहती है? नहीं, काशिफ, अलैदगी नहीं। पीपल्स पार्टी देखें, मतलब आप नैयर की इस बात से एग्री कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का पीटीआई के साथ गुजारा नहीं है? देखिए नहीं, मैं एग्जैक्टली मैं देखिए पीपल्स पार्टी को अगर इक़्तिदार चाहिए होगा और पीटीआई उसमें साथ बैठने को तैयार होगी तो पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ भी बैठेगी। और आप आने वाले दौर में इस चीज को देखेंगे काशिफ, कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ आने वाले दौर में ये चीज आपको नजर आएगी, जब पीएमएलएन अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से जो वो आज कर रही है वो किस तरह बाहर होगी। दूसरी गुजारिश, पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी इस वक्त इक़्तिदार में जो वजारतें उसका हिस्सा नहीं बनना चाह रही, ना वो उसमें आएगी। वो सिर्फ ये चाह रही है कि मैक्सिमम अपना इनपुट लें, अपने पुलिस ऑफिसर्स, अपने एसएचओ के जो उनके टिकट होल्डर्स हैं वो मैक्सिमम बेनिफिटरी बने इस चीज के कि वो गवर्नमेंट के तादी और उन फंड्स की बेस पे वो अपने वोट बैंक को इनहांस करें, वो अपने वोट बैंक को पक्का करें। वो लोगों को रिलीफ देंगे तो उनका वोट बैंक बनेगा और उनका सिर्फ मोटिव यही है। जी ठीक, जी ठीक। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे कि ये अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन को जोहरी हथियारों के ऊपर भी एतराज़, फौजी अदालतों की सजाओं पर भी एतराज़ क्यों? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शिराज असनाद साहब, ये जो अमेरिकन की जानिब से बयान आया, यूरोपीय यूनियन की तरफ से बयान आया, बरतानवी की जानिब से बयान आया कि ये जो बयान आ रहे फौजी अदालतों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे दिफाई निज़ाम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जेनवनली तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ये किसी सियासी जमात की लॉबिंग के असरात है? अर्ज़ करता हूं, पाकिस्तान 27 इंटरनेशनल चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज और मल्टीपल चीजों का सिग्नेटरी है। बेस करता है, जिसमें यूरोपीय यूनियन ने आपको ये चीज मेंशन की हुई है कि वो 27 बुनियादी तौर पे, इवन उसमें मामूली चीजें, इंसानी हकूक के ऊपर, रूल ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर, लोकल बॉडी में क्वेश्चन मार्क किया गया है, मावरा अदालत कत्लों को भी क्वेश्चन मार्क किया गया है। पाकिस्तान वो 27 के नेशनली है, ये लोकली नहीं है। तो वो सारी की सारी चीजें लिंक करती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इंसानी हकूक की पामाली बदकिस्मती के साथ ये जो डिसीजन आया है फौजी अदालतों की सजाओं का, इसने पाकिस्तान बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क पुट कर दिए। और ये क्वेश्चन मार्क को अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और सारे वो मुल्क जो डेवलप मुल्क हैं, जो पाकिस्तान को एड, फंड, सहूलतें इस बुनियाद पे देते हैं कि पाकिस्तान रूल ऑफ डेमोक्रेसी या रूल ऑफ लॉ के ऊपर उसकी सुपरमेसी को यकीनी बनाएगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पुट कर रहे हैं इन फौजी अदालतों के हवाले से। क्योंकि हम सबको ये पता है कि जितने भी लोगों को सजाएं दी गई हैं, उनकी फैमिलीज इस चीज पे एलेज कर रही हैं कि उन्हें एक फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। और अगर उन्हें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया और फौजी अदालतों में ये केस किए गए हैं, तो फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो सारे के सारे सिग्नेटरी आज क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं हमारी उस क्रेडिबिलिटी के ऊपर, हमारे उस रूल ऑफ लॉ के ऊपर, जिसकी बेस पे हम इंटरनेशनल बेनिफिट्स ले रहे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस जो ऑलरेडी प्रिपरेशन पे है, वो एक क्वेश्चन मार्क हो गया। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में एम्बेसडर ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया है। लेकिन जो दिफाई मामलात हैं वो तो पाकिस्तान की अपने मामलात है, वो अपने दिफा के लिए तो कर सकता है, कोई मुल्क भी कर सकता है। बड़ी जबरदस्त बात आपने की। पाकिस्तान के अपने मामला तब तक हैं अगर पाकिस्तान ने उन पे साइन ना किए होते। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस बात का जवाबदेह है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ रहेगा, इंसानी हकूक की पामाली नहीं होगी।
इस डिसीजन पे यूरोपियन और वेस्ट ये समझता है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली हुई है और वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि फौजी अदालतों के इस डिसीजन, जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ना सिर्फ क्वेश्चन मार्क पुट किया है बल्कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे ले आया है। और मैं आपको ये बता रहा था कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया है। अगर हमने उनकी 27 रिजर्वेशन को दूर ना किए, जो दूर नहीं हुई, तो कहीं पे दो ये राय नहीं है कि पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है इंडिया की शदीद मुखालफत के बावजूद जीएसपी प्लस का, जिसमें हमारी बहुत ज्यादा मसनूआत यूरोप में बगैर टैक्स के जा रही है, हमसे अगर वो सहूलत ले ली गई तो हमारी जो रेमिटेंसेज हैं, जो हमारे फॉरेन रिजर्व हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए यूरोप एक बहुत बड़ी मार्केट है और उसको खोना किसी सूरत भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सूदमंद नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। इफ्तिखार शिराजी साहब, आप इस सारे सिनेरियो कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान अगर कोई दिफाई तौर पे अपने आप को मजबूत कर रहा है तो इस पे किसी और मुल्क को क्यों एतराज़ होगा? भाई देखें, जो कमज़ोर होते हैं ना, तो कमज़ोरों को तो फिर पकड़ने के 100 तरीके हैं। वरना इस अमेरिका के बहुत सारे इत्तेहादी ऐसे हैं कि जिन मुल्कों में कोई जमहूरियत नहीं है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, लेकिन वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। अब पाकिस्तान का बस मसला क्या है, कमज़ोर मईशत वाला एक मुल्क है जिसने बहरहाल इन प्रेशर को सस्टेन करने की एबिलिटी नहीं है। या तो आप इन आलमी मुआहदों पर दस्तखत ना करें, क्योंकि वो भी करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको प्रोफेशनल ट्रेड के लिए जीएसपी प्लस जैसे एडवांटेज लेने होते हैं तो करने पड़ते हैं। ना करेंगे तो आपका काम आगे नहीं बढ़ता। या फिर ऐसा करें कि अमेरिका की तरह आप भी ग्वांटानामो बे की तरह मनोड़ा में जाके कोई ऐसा जजीरा वहाँ पे रखें, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप कहें कि यहाँ पे जिन लोगों को आके हम ट्रीट करेंगे उन पे पाकिस्तानी लाज का कोई इतलाक़ नहीं होगा। अमेरिका तो ऐसे ही करता है ना, जिन लोगों के साथ इंसानी सलूक नहीं किया गया, गैर इंसानी सलूक किया गया, उनको ग्वांटानामो बे में लेके गए। वहाँ पे अमेरिकी कवानीन का भी इतलाक़ नहीं होता, तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता अमेरिका पे कि आप वहाँ पे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह के आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। बात है काशिफ कि हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान जो वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ जुल्म हो रहा है, वहाँ पे कश्मीर लोगों को मजबूर किया जा रहा है रिलीजन तब्दील करने पे रोटी के बदले। वहाँ पे मजहबी आज़ादियाँ नहीं हैं, वहाँ तो नज़र नहीं आ रहे। वो इस रीजन के अंदर उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है माशाल्लाह से। तो मेरे ख्याल में इस तरह के प्रेशर्स रहेंगे, ये तो होंगे, लेकिन पाकिस्तान को इंटरनली अपने मामलात को देखें यार। मसला ये है कि ये जो लोग इस वक्त लाइन के इधर खड़े हैं या उधर खड़े हैं, सारे हम अपने लोग हैं। तो हमें आपस में एक दूसरे को इंगेज करना चाहिए ताकि जो फॉरेन इंटरवेंशन के इम्कानात हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो मेरा ख्याल में अपनी बेवकूफ़ियों को हम थोड़ा सा कम करें तो अमेरिका जैसे या यूरोप जैसे ममालिक को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो हमारे मामलात के ऊपर, और ये खालिद हमारे अंदरूनी है। आज गोया कि कतर के अंदर ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुक्ति बानी जैसी तहरीकों को वहाँ पे सपोर्ट किया। बिल्कुल, आज भी बलूचिस्तान और केपी के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका को वो तो नज़र नहीं आ रही। हम अपनी सलामती के लिए अगर न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं, वो नज़र आ जाती है उनको। तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर में लेके आए तो फिर इन प्रेशर्स को हम बड़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। नैयर अली साहिबा, अमेरिकन को अपने इत्तेहादियों के जुल्म बर्बरियत नहीं नज़र आती, गज़ा में जो हो रहा है इसराइल को खुलेआम सपोर्ट हो रही है वो नज़र नहीं आती, कश्मीर नज़र नहीं आता, सिर्फ उसे नज़र यह आता कि पाकिस्तान दिफाई तौर पे क्यों मजबूत हो रहा है, या अब उन्होंने नया कि जी वो 25 लोगों को मिलिट्री ट्रायल में क्यों दिया जबकि खुद कैपिटल हिल की स्पीडी ट्रायल में वो सजाएं दे चुके हैं। तो पाकिस्तान के भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को अटैक किया गया था जो मिलिट्री ट्रायल वो और जिनको सजाएं दी गई। आपका क्या पॉइंट है? देखें काशिफ, मैं इत्तेफाक करूंगी शिराजी साहब की बात के साथ कि जब भी आप खुद इतने स्ट्रांग नहीं होते, हेड स्ट्रांग नहीं होते आपकी, तो उसके बाद जो है वो आप देखें, अगर वो लोग लॉबी कर सकते हैं और जिस तरफ आपने अपने इंट्रो में इशारा किया कि किसी एक मखसूस सियासी जमात की जो लॉबिंग है उसका नतीजा है, तो बाकी सियासी जमातें क्यों नहीं कर सकती, हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? आपको याद होगा हमने जो है वो एक स्लोगन बल्कि आप ही ने इंट्रोड्यूस कराया था कि जो है वो आप फोर्स पे फोर्स बनाते हैं, इस तरह के जो है वो फैसले करते हैं, लेकिन अपने बयानिए को जो है वो मजबूत करने के ऊपर तवज्जो नहीं देते, उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है। तो ये बयानिए का प्रॉब्लम है। 9 मई का अगर बयानिया एक तरफ से ये लग गया कि जनाब जो है वो मास्क पहने हुए लोग जो हैं वो पीटीआई के नहीं थे और वो कोई और थे, ये पीटीआई नहीं, ये बयानिया जो है ये उठाया ना, तो आप उसका जो काउंटर नैरेटिव है उसको उतने जो पुरजोर तरीके से उठाएं कि आपके
बात दुरुस्त साबित हो जाए, हुकूमत की बात दुरुस्त साबित हो जाए। अगर पीटीआई के पास ये है कि वो मास्क पहने में लोग उनके नहीं थे, तो वो कोई ऐसी वीडियोस भी तो सामने लाएं कि भाई वो उनके नहीं थे, लेकिन वो एक भी कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं ला सके हैं। तो ये दोनों चीज़ें सोशल मीडिया पे उनकी स्ट्रेंथ का आपको। अब जहाँ तक अमेरिका की बात है, देखिए अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, बरतानिया हो, उनके अपने अपने मसाइल हैं, उन्होंने अपने अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है। अब मसला ये है कि उनकी आंखें बंद हैं, टोटली बंद हैं कश्मीर में होने वाले जुल्म बर्बरियत की तरफ। इसराइल के मजालिम उनको नजर नहीं आते। गजा के साथ जो गजा में जो इस वक्त बच्चे जो हैं वो मारे जा रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आते। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर या दूसरे जो कमजोर ममालिक हैं, उनके अंदर अगर कोई भी चीज होती है तो वो उसके ऊपर फौरी तौर पर अलंबरदार बन जाता है। आपको पॉइंट आ गया। यूनुस बाट साहब, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान अपना दिफा मजबूत करे। पाकिस्तान में अगर कोई मामला है, कोई किसी को सजाएं मिल रही हैं, तो ये अमेरिका फौरी तौर पर रिएक्ट कर रहा है, बरतानिया रिएक्ट कर रहा है, क्यों? जी, इसके लिए काशिफ शफीक साहब इस तरह से है कि जिस तरह शहराज हसनात साहब ने कहा है कि सारी सूरत हाल में कुछ इंटरनेशनल तौर पर हमने जो इंसानी हकूक़ के हवाले से कमिटमेंट कर रखी है, हम जब भी जिस हुकूमत में भी उनकी खिलाफवर्जी करते नजर आएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, इस तरह की आवाज़ें उठती रहेंगी। सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में ये किसी तौर पर भी ना यूरोपीय यूनियन में इसे कबूल है, ना ही अमेरिका में कबूल है, ना ही बरतानिया में कबूल है कि वो अगर ये पीटीआई के दौर में भी होता तो यही आवाज उठनी थी। ये नहीं कह सकते कि पीटीआई के दौर में तो खुद इमरान खान साहब इसके हक में कहते रहे, आर्गुमेंट देते रहे सर, फौजी अदालतों के हक में। खैर वो चलो, आज उसकी हुकूमत नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर सकते क्योंकि आज उनकी हुकूमत नहीं है। तो बात यह है कि जिस तरह की सूरत हाल आज है तो इस पे तो आवाज़ें उठेंगी और हमारी कमज़ोर मुआशरत की वजह से हमें मज़ीद मसाइल भी पैदा होंगे। हमारा ज़र मुबादला जो बाहर से आता है वो भी हमारे लिए परेशानी का बायस बनेगा। तो हमें जो भी अपनी लॉबिंग है वो आप देखें कि जो बाइडेन हुकूमत अब जब एक हफ्ते की मेहमान है, जा रही है, इसमें उन्होंने जाते जाते क्या ये शोशा छोड़ दिया है, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है ये अमेरिका के लिए भी खतरा है। भाई हम तो 1947 से जब से पाकिस्तान बना है काशिफ साहब, इंडिया तो हमें तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। हम तो जो भी हमारे तफजात हैं आपका पॉइंट आ गया सर, भारत के साथ है। तो ये जो अच्छा एक बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पेंटागन के तर्जमान ने इसकी तईद नहीं की जो बाइडेन हुकूमत ने। जो बाइडेन हुकूमत के अंदर भारत की काफी मौसर लॉबी है। यूनुस साहब आपका पॉइंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस बाट साहब आपका, शराज हसनात साहब आपका, नज़ीर अली साहिबा आपका, इफ्तिखार शाही साहब आपका, आपने आज गुफ्तगू की। नाज़रीन, प्रोग्राम के एंड पे सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि पाकिस्तान को अपने दिफा का भी हक है और पाकिस्तान में जो भी तरीकाकार है उसके अंदर किसी को रद्द-ए-अमल देने का इख्तियार उस वक्त होगा जब वो अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ इक्वलिटी के तौर पे शेयर करेगा। अदरवाइज सिर्फ आप धौंस धमकी और इस वजह से कि उनके कोई मोटिव्स हैं उसको लेके चलेंगे तो वो शायद काबिल कबूल ना हो। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।